नमस्कार। शंकर लॉज के इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम लोग मीटिंग की शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। O hidden life, vibrant in every. ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर। O hidden light shining in every creature. ओ हिडन लव, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज के स्पीकर हैं ब्रदर एस के पांडे जी। हम लोग तो जानते ही हैं उनके बारे में। बहुत बारी हमारे पास शंकर लॉज में हम लोग इनवाइट करते हैं और ये हमेशा हमारे को जो है अपने अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हैं। ब्रदर नेशनल लेक्चरर हैं और साथ ही साथ ये सेक्रेटरी हैं यूपी और उत्तराखंड फेडरेशन के। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, सर्विस करते हैं। तो हम अब आगे और ना बात करते हुए आज के इनका टॉपिक के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा लिया है इन्होंने। हमारे जीवन में चेतन, अवचेतन और अचेतन मन की भूमिका। रोल ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इन आवर लाइफ। तो मैं अब इनवाइट करता हूँ ब्रदर पांडे जी को कि वो अपना टॉक स्टार्ट करें। धन्यवाद राजीव जी। और आप सभी को, जो फेडरेशन है, दिल्ली फेडरेशन को बहुत बहुत आभार। आपने हमें ये अवसर प्रदान किया। और आज इस सभा में उपस्थित सभी भाई बहन हमारे जो आ चुके हैं, मैं सबका सादर अभिवादन करता हूँ। और आज का जो लेक्चर है, मैंने विशेष तौर पर इसको कट शॉर्ट इसलिए भी करना चाहते हैं कि इसको डिस्कशन पर लाया जाए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और इसके विषय में हम लोग प्रायः ज़्यादा जानने की कोशिश भी करते रहते हैं कि इसका तो सब्जेक्ट है रोल ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इन आवर लाइफ। दैनिक जीवन में चेतन, अवचेतन और अचेतन मन की भूमिका। ये हम इस पर और आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे लेक्चर के बाद, कि इस तीनों के अलावा भी कभी कभी क्लासिफाई किया जाता है इस अचेतन मन को सुपर कॉन्शियस माइंड की तरह से। पर ये है नहीं सुपर कॉन्शियस, ये अचेतन मन, अनकॉन्शियस की भूमिका है। जब हम लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि क्या है ये। क्योंकि क्लासिफिकेशंस जितने हैं वो अलग अलग तरह से आते हैं, तो हमें उन्हें समझना कभी कभी कठिन पड़ता है। तो बजाय क्लासिफिकेशन इनके टर्मिनोलॉजी के, हम अगर अपने मन के सारे फंक्शंस को, उनके कार्य करने के तरीके को अगर हम समझेंगे तो बेहतर होगा हमें अपने जीवन यापन में। एक सरल जीवन यापन, अच्छा जीवन यापन, समस्याओं से परे। तो देखें कि यदि हम लोगों से चेतन मन और अवचेतन मन में भेद करने को कहें तो हमें अलग अलग उत्तर मिलेंगे। अगर आप से पूछा जाए कि ये क्या है चेतन और चेतन, कुछ लोग कहेंगे कि ये सचेतनता का या जागरूकता है जो उनके बीच अंतर करती है। यानी कि जो एक जो कॉन्शियसनेस है, यानी सजगता, जागरूकता, उनके बीच का अंतर है। परंतु ये कहना कि अवचेतन मन जागरूक नहीं होता, ये शायद गलत होगा। ये अच्छी तरह से अभिलेखित किया गया है, बताया गया है कि हम अपने परिवेश या लोगों की बातों से प्रभावित हो सकते हैं, तब भी जब चेतन मन पूरी तरह से इससे बाहर हो, जैसे कि एनेस्थीसिया के प्रभाव में या सोते समय। तो यहाँ ये कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं होता कि वो जागरूकता नहीं है, और सब कॉन्शियसली भी हम चीज़ों को ग्रहण करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉन्शियस में हो, सचेतन में हो तभी हम करें। वो यहाँ पर उदाहरण देना चाह रहे हैं।
एक और तर्क है कि चेतन मन वो जगह है जहाँ हम सोच, विचार और तर्क करते हैं। लेकिन ये भी अवचेतन या अचेतन मन से पूरी तरह से अंतर नहीं करता है। अचेतन मन हमें हमारे सभी स्मृतियों, भावनाओं और आदतों का भंडारण स्थान है और वास्तव में ये तर्क और विमर्श में बहुत अच्छा है। एक बात हम क्लियर भी करते चलें कि यहाँ देखिए ये जो 3 विभाग किए गए हैं, तो इन तीनों के बीच में एक रेखा खींचना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। ये लगभग एक-दूसरे से मिल कर के काम करते हैं। तो आइए हम चेतन मन पर थोड़ा विचार करें। ये हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो तर्क और विमर्श के लिए उत्तरदायी है। विमर्श का मतलब जो हम बातचीत करते हैं, जो तर्क करते हैं, रीज़निंग है जो, उसके लिए उत्तरदायी। जब पूछा जाता है कि 1 + 1 क्या है? तो ये चेतन मन ही है जो जोड़ करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। सचेत रहते हुए जानबूझकर किए गए हमारे सभी कार्यों को भी नियंत्रित करता है। जब हम निर्णय लेते हैं, कोई भी स्वैच्छिक क्रिया जैसे हाथ या पैर हिलाना चेतन मन करता है। इसलिए जब भी हम उस चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं जिसे हम कर रहे हैं, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि चेतन मन काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि हम जो भी क्रिया करते हैं स्वेच्छा से, उसका सारा जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे चेतन मन पर होता है, कॉन्शियस माइंड पर। सो जाने पर जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, तो हम ये सब नहीं कर सकते, स्वैच्छिक क्रियाएँ हमारे बस में नहीं होती। चेतन मन को मन का द्वारपाल भी कहा जाता है। अ, यदि हमें कोई ऐसा विचार प्रस्तुत करता है जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उससे मेल नहीं खाता है, तो चेतन मन उस विश्वास को फ़िल्टर कर देता है। ऐसा ही तब होता है जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें बुरा-भला कहता है या हमारी बुराई करता है। तो उदाहरण के लिए यदि कोई हमें कहे कि आप मूर्ख हैं, तो चेतन मन इस कथन को फ़िल्टर कर देता है और हमें एहसास एहसास होता है कि हम वास्तव में मूर्ख नहीं हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करते, ये चेतन मन है जो इसको फ़िल्टर करता है। चेतन मन वो है और यहाँ पर देखें कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि चेतन जो कॉन्शियस माइंड है उसको हमेशा मन का द्वारपाल अर्थात अब देखिए मन ही है सारा सब चीज़ों का। तो मन पूरा समग्रता से ये तीनों विभाजन उसके अंदर है और इसीलिए इसको गार्ड करने के लिए जो है एक गार्ड की तरह रखा जाता है चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को सजग रह करके, ताकि कोई भी ऐसे विचार हमारे भीतर प्रवेश न होने पाए, जो हमें असहज कर सकते हो हमारे जीवन में। चेतन मन वो है जिसे अधिकांश लोग अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ अधिकांश लोग दिन प्रतिदिन रहते हैं। मतलब हो गया कि जो अपना कार्य करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि सारी कार्यवाही यही होती है। चेतन मन कुछ-कुछ उस जहाज के कप्तान की तरह है, इसमें उदाहरण दिया है, जो ब्रिज पर खड़ा होकर आदेश देता है और वास्तव में ये नीचे इंजन कक्ष में चालक दल है, यानी कि चेतन और अवचेतन और अचेतन मन है, जो आदेशों को पूरा करते हैं। कप्तान जहाज का प्रभारी हो सकता है, लेकिन वो चालक दल ही है जो वास्तव में जहाज का मार्गदर्शन करता है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना भी है आगे चल के। वर्षों तक उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया, उसके अनुसार वो अपना सर्वोत्तम करते हैं। चेतन मन वाणी, चित्र, लेखन, शारीरिक गतिविधि और विचार के माध्यम से बाहरी दुनिया और आंतरिक स्व के बीच संचार करता है। एक बात यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है ये, इसे हमें नोट करना चाहिए कि जो चालक दल है, वो वास्तव में नीचे इंजन में है, इंजन के कक्ष में है और कप्तान चेतन मन है, वो आदेश दे रहा है, काम सब नीचे जो है हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। यहाँ एक बात बहुत सुंदर ये दी हुई है कि वर्षों तक उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसके अनुसार वो अपना सर्वोत्तम करते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चेतन मन तो एक बाहर संसार में काम कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी उसका परिणाम आ रहा है, जो हम कर रहे हैं,
वो सब कुछ उस सबकॉन्शियस को और अनकॉन्शियस पर डिपेंड कर रहा है, जिस तरीके से, जिस प्रकार से हमने तमाम जन्मों में उसकी ट्रेनिंग की है, दिया है उसको। तो यूनिक फंक्शन ऑफ कॉन्शियस माइंड, 2 सबसे शक्तिशाली कार्य जो पूर्ण रूप से विकसित चेतन मन कर सकता है और अन्य 2 मन नहीं कर सकते हैं, वो है हमारी एकाग्रता को निर्देशित करने की क्षमता। यानी कि हम कॉन्शियसली बैठ करके अपनी एकाग्रता को गाइड कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। ये सुंदर बात है, हम लोग ध्यान में करते भी हैं। और अवास्तविक की कल्पना करना, मनश्चित्र बनाना, विजुअलाइज़ करना, कहने का अर्थ यहाँ हो गया। तो आप देखें कि जो अनरियल है, रियल नहीं है हमारे सामने, जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया, उसकी भी वो कल्पना कर सकता है कॉन्शियसली। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं, जो हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और हमारे पूरे जीवन को बदल सकने की क्षमता भी रखती हैं। तो ऐसा है कि ये कॉन्शियस माइंड ही हमारे लिए इस समय बड़े महत्व का दिखता है। तो एकाग्रता को निर्देश करने की जो क्षमता है, अ, यदि हम केवल अपने सटीक विचारों को लगातार, अब देखें हम अपने विचार हैं जो लगातार नकारात्मक विचारों पर यदि केंद्रित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन आज्ञाकारी रूप से उन भावनाओं, अनुभूतियों और स्मृतियों को वितरित करेगा, जिन्हें हम उस प्रकार की सोच से जोड़ते हैं। और क्योंकि वे भावनाएँ हमारी वास्तविकता बन जाती हैं, तब हम नकारात्मकता, भय, चिंता के कभी खत्म न होने वाले चक्र में फँस जाते हैं और निरंतर हर स्थिति में हम बुरा ढूँढते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, कि अब देखिए मन जो सचेत में जो जागरूक है, जो जागरूक नहीं कहेंगे यहाँ पर, जो सचेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, अगर वो किसी न किसी प्रकार से परिस्थितियों के वशीभूत होकर, परिवेश के वशीभूत होकर, परिवार के नाते, अगर वो निरंतर उस नकारात्मक विचारों पर चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी ट्रेनिंग उसी तरह से होने लगती है और अंत में हम पाते हैं कि हम नकारात्मकता में बुरी तरह फंस गए हैं, भय और चिंता में फंस गए हैं और ऐसा दुष्चक्र है जो कभी खत्म न होने को आता है और हम हर स्थिति में, अच्छी स्थिति होती है तो उसमें भी बुरा ही ढूंढते रहते हैं। ये बहुत ही हमारे जीवन का सबसे बड़ी समस्या होती है, सभी के साथ है। कुछ लोगों को सभी स्थितियों में जीवन के अधिक सकारात्मक दृष्टि की ओर अपने विचारों को निर्देशित करना काफ़ी आसान और स्वाभाविक लगता है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत एडवांस हो चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। उन्हें नकारात्मक विचारों में जाने में कठिनाई होती है और सकारात्मक विचारों में जाने में आसानी लगती है। तो ये भी एक सुंदर है बात। तो हमारी अब इसमें जो यहाँ पर प्रस्तुत किया है लेख में, कि ये आसान है सकारात्मकता की ओर जाना, पर ऐसा है नहीं, आम जीवन में ऐसा होता नहीं है। हम नकारात्मक को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और सकारात्मक को ग्रहण करने में हमें बड़ी देर लगती है, बड़ी कठिनाई होती है। तो ये सरल होने का मतलब हो गया बहुत एडवांस स्टेज है। हमारी एकाग्रता और जागरूकता को निर्देशित करने की हमारी चेतन मन की यह क्षमता हमारे पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है और अपने जीवन को में बदलाव लाने के लिए हमें उस चीज को नियंत्रित करना सीखना होगा जिस पर हम सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ देखिए हर जगह पर चेतन मन को ध्यान की महत्ता पर भी बात साथ-साथ उठ रही है। लेकिन हम कैसे करें? ध्यान एकाग्र करने की वास्तविक जो करने का वास्तविक कौशल है, काफ़ी सरल है। बात केवल चुनाव करने की है कि ये तय करना है कि हम कैसे सोचेंगे और किन-किन विचारों को अपने मस्तिष्क में आने देंगे और किसे नहीं आने देंगे और यही हमारे प्रारब्ध का निर्धारण करेगा। इसका उपयोग वस्तुतः अच्छे या बुरे, रचनात्मक या विनाशकारी साधनों के लिए भी किया जा सकता है। तो हम इमेजिनेशन और विजुअलाइज़ेशन का क्या महत्व है, उसको भी देखें। जब हम कल्पना का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है? ये हमें चेतन मन की जो दृश्यावलोकन, जो विजुअलाइज़ेशन की अन्य महत्वपूर्ण क्षमता की ओर लाता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण क्षमता है, अभी हमने एकाग्रता पर बात की।
और ये विजुअलाइज़ेशन क्या होता है, इस पर हम बात करें। तो मन वस्तुतः किसी ऐसी चीज़ की कल्पना कर सकता है जो पूरी तरह से नई और अनोखी हो। कुछ ऐसा जिसे हमने पहले कभी शारीरिक रूप से अनुभव नहीं किया। इसके विपरीत अवचेतन मन केवल उन्हीं स्मृतियों का संस्करण प्रस्तुत कर सकता है जो उसने पिछले अनुभव से संग्रहित किया है। माने एक तरह से स्टोरेज है वहां पर। लेकिन जो वास्तव में रोचक है वो ये है कि अवचेतन मन इस बात में अंतर नहीं कर सकता कि चेतन मन क्या कल्पना करता है और क्या वास्तविक है। इसलिए जो कुछ भी सचेतन कल्पना द्वारा लाया जाता है मन के भीतर और जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वो मन में उस छवि से जुड़ी सभी भावनाओं, अनुभूतियों को हमारे अनुभव के लिए भी सामने लाता है। कहने का अर्थ है कि जब हम कोई चीज़ विजुअलाइज़ करते हैं या कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उस पर कोई काट-छाँट नहीं करता है। उसको वो वैसे ही ग्रहण कर लेता है। उसे अच्छे-बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, वो करता नहीं है, वो उसपे काट-छाँट नहीं करता और बल्कि उससे जुड़ी हुई कोई भी हमारे भीतर अगर चित्र है, कोई भी याद है, कोई स्मृति है, तो उन भावनाओं और अनुभूतियों को भी वो सामने ले आता है जब हम विजुअलाइज़ करते हैं। तो विजुअलाइज़ेशन का उपयोग कुछ आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। ये जो हम उदाहरण देने जा रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक है, किया जा चुका है। एक खेल अध्ययन में लोगों के 3 समूहों को का बास्केटबॉल में उनकी फ्री थ्रो सटीकता में सुधार करने की क्षमता का परीक्षण किया गया, बास्केटबॉल में। प्रयोग की शुरुआत और अंत में उनका परीक्षण किया गया। एक समूह को लगातार 20 दिनों तक शारीरिक रूप से फ्री थ्रो का अभ्यास करने का निर्देश दिया गया और दूसरे समूह को प्रशिक्षण की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। यानी 3 समूह किए, एक जो है फिजिकली प्रैक्टिस कर रहा था और दूसरे को कुछ भी नहीं करना था। और जो तीसरा समूह है, वो रिलैक्स की स्थिति में रहने की बात की गई और केवल जो फ्री थ्रो है, उसको अपनी कल्पना में करने के लिए 20 मिनट प्रतिदिन दिए गए। और उन्हें ये भी सिखाया गया कि ये जो है मन में अपना थ्रो चूक जाते हैं तो फिर थोड़ा एडजस्ट करके अगली बार स्वयं को इसे प्राप्त करते हुए देखने के लिए भी सिखाया गया। अब आप देखिए यहाँ देखना है कि यानी हम कल्पना में विजुलाइज कर रहे हैं कि हम जो बास्केटबॉल की जो बॉल है वो थ्रो कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह जा करके वो गिर रही है, तो ऐसा हमें कल्पना करना है, इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, उसे जाते हुए देखना है। प्रयोग के अंत में परिणाम अविश्वसनीय था। जिस समूह ने प्रत्येक दिन शारीरिक रूप से अभ्यास किया, उनके स्कोर में 24% का सुधार हुआ। दूसरा समूह जिसने अभ्यास नहीं किया, स्वाभाविक है कि उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। लेकिन तीसरे समूह जिसने इसे करने की केवल कल्पना की थी, वास्तव में स्कोर में आश्चर्यजनक रूप से 23% का सुधार किया, लगभग पहले समूह के बराबर। अब पहला समूह प्रैक्टिस कर रहा था फिजिकली, दूसरा समूह कुछ नहीं कर रहा था, तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और तीसरा मेंटली कर रहा था, तो उसमें भी बराबर का सुधार हुआ फिजिकल के बराबर। सबकॉन्शियस माइंड पर बात करते हैं। दूसरी ओर जो अवचेतन मन किसी की तात्कालिक स्मृतियों का प्रभारी होता है और अचेतन मन के संसाधनों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। यानी ये बीच का एक तरह से चैनल है ये सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन और चेतन के बीच में। ये स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया करता है। ये संवेदना के प्रति एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, जैसे धूल गिरने पर पलक झपकना या अचानक विस्फोट होने पर पीछे हटना। और उदाहरण के लिए जब हम कार चलाना सीख रहे होते हैं, तो हम होशपूर्वक कार चलाते हैं। हर क्रिया सचेत होती है, जैसे गियर बदलना, ब्रेक लगाना, कार मोड़ना इत्यादि। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद हम अवचेतन रूप से गाड़ी चलाते हैं। पैर अपना काम कर रहे होते, हाथ अपना काम कर रहा होता है और हम आम तौर पर आराम से बात भी कर रहे होते हैं और भी चलते चले जाते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये काम कर रहा है, पर उसको जब पूरी ट्रेनिंग दी गई है तब, जो हमने पहले बात की। तो ये सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है और ये अल्पकालिक यानी शॉर्ट पीरियड के लिए और तात्कालिक मेमोरी नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम रखता है। इसके अतिरिक्त
सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे दिन प्रतिदिन के काम-काज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है कि हमारे पास तुरंत याद करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं, जैसे टेलीफ़ोन नंबर, शॉपिंग सूचियाँ इत्यादि। और चेतन मन के बारे में वास्तव में महान चीज़ों में से एक और परिवर्तन के लिए जिसका हमें लाभ उठाने की आवश्यकता है, वो ये है कि ये आदेश का पालन करता है। लोग प्रायः गलती से सोचते हैं कि अवचेतन प्रभारी है और हम केवल उसकी दया पर निर्भर हैं। वास्तव में ये पूर्णतः विपरीत है। चेतन मन उसे दिशा, वातावरण देता है और अवचेतन मन हमें भावनाएँ, संवेदनाएँ प्रदान करता है, जिन पर हम लगातार विचार करते रहते हैं। तो यानी कि ये शासन नहीं करता है हमारे ऊपर और हम उसकी दया पर निर्भर भी नहीं है, लेकिन वो जो है एक तरह से स्टोरेज है उसके पास हमारी भावनाओं की, अनुभूतियों की, हमारी आदतों की और एक ही नहीं जन्मांतरों की तमाम सब चीज़ों का ये बीच में इसके पास काम करने का तरीका है जो अचेतन मन में संकलित है उसको लेकर के इसके माध्यम से बाहर आता है। तो ये देखें कि ये हमारे जीवन में सबकॉन्शियस किस तरह से काम करता रहता है। और अचेतन मन जो है अनकॉन्शियस माइंड सभी स्मृतियों, अतीत के अनुभवों का भंडार है। दोनों वो जो आघात के माध्यम से दमित हो गए थे और वो जो जानबूझकर भुला दिए गए हैं और अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे लेटर इसके बाद में। यहाँ देखिए सारी तरह की स्मृतियाँ हमारी मौजूद हैं अचेतन मन में और एक इसी जन्म की नहीं, अनेकों जन्मों की जब से हम आए हैं, तब से सब यहाँ पर संकलित हैं, यहाँ बनी हैं। इन्हीं स्मृतियों और अनुभवों से हमारी मान्यताएँ, आदतें और व्यवहार बनते हैं। यानी कि हम जो कभी-कभी हम जो कर्म कहते हैं और जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम ले करके आते हैं और वस्तुतः इन्हीं स्मृतियों और इन्हीं अनुभवों का हम परिणाम हैं। इन्हीं आदतों का हम परिणाम हैं। हम जो हैं आज इस वर्तमान में, हमारा जो कुछ भी है, जो व्यवहार करते हैं, जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं और जो हमारे संबंध हैं, सारे सब कुछ पर हम उनमें किस तरह से पेश आते हैं, वो सब यहीं से आया हुआ है। अचेतन मन लगातार अवचेतन के माध्यम से चेतन मन के साथ संचार करता है। वो मैंने अभी आपसे कहा कि सबकॉन्शियस है, वो बीच में एक चैनल की तरह से है, जो अचेतन मन में जो कुछ भी वहाँ पर है समाया हुआ, इस सबकॉन्शियस के माध्यम से चेतन पर आता है। और वही है जो हमें दुनिया के साथ हमारे सभी बातचीत का अर्थ प्रदान करता है। जैसा कि हमारी मान्यताओं और आदतों के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है, ये भावनाओं, कल्पनाओं, उत्तेजनाओं और सपनों के माध्यम से संचार करता है। इसकी स्मृति ऐसी नहीं है जिसे हम अपनी इच्छानुसार निकाल सकें। तो कभी-कभी ये बात आती है कि जब कोई कहता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब आप या ध्यान के समय जो लोग जाके पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ जान जाते हैं, ले आते हैं, समग्र रूप से ना सही, आंशिक रूप से ही सही, तो ये देखें कि इसको बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हम अपने इसी जन्म का जो बचपन की हमारी सारी स्मृतियाँ हैं, हम उसको याद कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत कठिनाई होती है इन स्मृतियों को बाहर लाने में, वही बात यहाँ कही जा रही है। तो इसकी स्मृति ऐसी नहीं है, जिसे हम अपनी इच्छानुसार निकाल सकें। ये वहाँ है, लेकिन हम इसे इच्छानुसार स्मरण नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अ, सम्मोहन जैसी कुछ मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ इसे वापस ला सकती हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जो करते हैं, उनका भी यही तरीका होता है और सम्मोहन के माध्यम से जब चेतन मन और अवचेतन दोनों उसके उसमें हो जाते हैं,
तो फिर अचेतन की बहुत सारी बातें बाहर आ जाती हैं। जैसे किसी परिचित स्थान, दृश्य, गंध या स्वप्न से ट्रिगर या प्रेरित किया जा सकता है। आपको पता है ये यहाँ बहुत ये महत्वपूर्ण है, कभी-कभी कुछ लोगों को किसी स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे ये स्थान मेरा देखा हुआ है, लेकिन वो उस स्थान पर कभी गए नहीं होते हैं। गंध है, स्थान है और ये सब कुछ ट्रिगर हो जाते हैं, पुरानी स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, स्वप्न द्वारा डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल के एक छात्र को 1907 में उसकी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर मैडम बेसेंट की पुस्तकों का एक सेट उसे सम्मानित किया गया पैकेट से और लगभग लगभग 50 वर्षों के उपरांत वो बेचैनी से डॉक्टर बेसेंट की कोई पुस्तक खोज रहा था, जिसका संदर्भ वो किसी पुस्तक में पढ़ा था उसने। उन्होंने उसे उन सभी कॉलेजों में खोजा जहाँ उन्होंने पढ़ाया था लेकिन वो नहीं मिली। एक दिन वह सपने में कहते हैं कि उन्होंने बताया कि वो मैडम खुद उनके पास आई, मैडम एनी बेसेंट और उसने बताया कि वो किताब उसके हाई स्कूल ग्रेजुएशन के समय उसे दिए गए पैकेज का हिस्सा थी और जो एक निश्चित अलमारी में पड़ी हुई थी जिसे वो भूल गया था। अगली सुबह उसने अलमारी में देखा और किताब मिल गई। एक सपने से प्रेरित होकर अचेतन मन ने कुछ ऐसा खोजने में मदद की थी जो चेतन मन नहीं कर सका था। और ऐसी घटनाएं हम लोगों के जीवन में खासकर जो गहरे जो गंभीर थियोसॉफिस्ट हैं या जो इंट्यूशन पर काम करते हैं बहुत सारा, उन्हें भी ऐसा एहसास उनके जीवन में हम लोगों के कई लोगों के होता होगा। कई बार हम चीज़ों के रख के भूल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये ट्रिगर उसी से करे, स्वप्न से करे या किसी उससे हो। कई बार हम अपने कॉन्शियसली इतना ढूँढते हैं और इतनी कठिन परिश्रम करते हैं, कोई चीज़ ढूँढ रहे हैं, हमें मालूम है कि कहीं रखा हुआ है और फिर हम उसके ढूँढ करके थक जाते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कि अब हम पता नहीं कहाँ पर है और जैसे ही हम विश्राम की स्टेज में आते हैं और हम ढूँढना बंद कर देते हैं, परिश्रम करना बंद कर देते हैं, तो कभी न कभी विश्राम के क्षणों में एकदम से ट्रिगर आउट होता है और सबकॉन्शियस हमें ये बताने के वो करता है, स्मृति में ले आता है कि ये फला चीज़ यहाँ रखी हुई है। तो हमें तत्काल हम वहाँ जाते हैं और या कभी-कभी कुछ और चीज़ खोजने गए होते हैं, पता लगा कि जिसे हम कल खोज रहे थे, वहाँ ये मिल गया है। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और इसे हमें एक सिद्धांत मान करके, विज्ञान मान करके, इसे जीवन में भी अपनाए जाने की आवश्यकता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में बुनियादी स्तर पर बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अचेतन मन में मौजूद कार्यक्रमों पर काम करना होगा। यानी जो अचेतन मन में हमने जन्म-जन्मांतरों से इकट्ठा कर रखा है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि हमारा जीवन समस्याएँ पैदा कर रहा है, तो हमें निश्चित रूप से उससे होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। तो ऐसा करने के उपाय भी हैं, पर ये जो शुरुआत करेंगे हम उसका स्थान चेतन मन ही है, कॉन्शियसली ही शुरुआत करेंगे। लगातार अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर, पहला तो ये है कि विचारों पर नियंत्रण रखें, लेकिन कई बार प्रश्न ये आता है ज एक सामान्य तौर पर कि हम करना तो चाहते हैं विचारों पर नियंत्रण, पर हो नहीं पाता है। और क कई बार ये भी देखने को मिलता है, हम लोगों के अपने अनुभव भी होंगे कि कुछ विचार इस तरह से हमको घर कर लेते हैं कि वो साइकिल की तरह चलते रहते हैं। जैसे साइकिल का पहिया चलता है वैसे चलता रहता है और हम लाख कोशिश कर लें उस विचारों से बाहर निकलने की पर निकल नहीं पाते हैं और ये मानसिक बीमारियों का जड़ होती है, परिणाम लाती है। तमाम फिर मानसिक बीमारियों से फिर भौतिक बीमारियाँ इस तरह से आती हैं। तो ये है कि विचारों पर नियंत्रण करके पहला। दूसरा जो उपाय है बहुत ही कारगर है, वो है ध्यान केंद्रित करके और विजुअलाइज़ करके, विजुअलाइज़ेशन का उपयोग करके। हम अवचेतन मन द्वारा लगातार चलाए जा रहे कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकते हैं
यदि हम इसे पर्याप्त भावनात्मक ऊर्जा के साथ प्रायः करते हैं, ये देखिए भावनात्मक ऊर्जा का जो यहाँ दिया हुआ है इमोशनल एनर्जी, तो एक मैंने बहुत पहले कहीं पर एक उदाहरण पढ़ा था, शायद मर्फी की बुक में या किसी में भी। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर आप देखें कि किस तरह से ये काम करता है विजुअलाइजेशन, जो घटित हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को लगातार विजुअलाइज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ हो, भौतिक रूप से कोई द्रव्य, कोई सामान पाना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं या अपने आंतरिक जो हमारा स्व है, उसमें परिवर्तन चाहते हैं। आंतरिक माने हमारा जो ये व्यक्तित्व है, उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो जिस तरह का परिवर्तन हम चाहते हैं और जिस तरह का सामान या हम चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसे हम विजुअलाइज़ करके और उसे इमोशनल एनर्जी दे करके, ऐसा करके कि जैसे ये हो चुका है, जैसे ये हो गया है, ये परिणाम में परिणित हो गया है, जैसा हम चाह रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और ये देखें कि यही बात हमारे जीवन में होती भी है। ये सारा विश्व जो है भीतर से बाहर की ओर विकसित हुआ है। तो यहाँ जो ग्रॉस लेवल पर हम भौतिक जगत में हैं, जो परिवार हमारे साथ है, जो घर है, जो परिवेश है, जो हमारा पड़ोस है, जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, ये सब हम लेके आए, भीतर से सब आया हुआ है ये, बाहर तो आया दिख रहा है ये। और इसमें अगर परिवर्तन करना है, तो फिर हमें उसी विचारों पर पहले काम करना पड़ेगा और विचारों से होते हुए, फिर वो विचार जब विजुलाइज़ करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और सतत लगातार उसी प्रारूप में करते चलेंगे, तो वो मनस स्तर के जो विचार हैं, वो एस्ट्रल लेवल का रूप धारण कर लेंगे और इसीलिए वो एस्ट्रल रूप जब धारण करेगा, तो धीरे-धीरे वो भौतिक जगत में आकर के प्रकट हो जाएँगे। कैसे आएँगे, ये ज्ञान अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो आते हैं इस तरह से। तो जो हमारा अनकॉन्शियस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, बिलीफ सिस्टम है, वो पुनः योजनाबद्ध होना शुरू हो जाएगा जब हम प्रोग्राम पर काम करेंगे, जैसे कंप्यूटर की बात अभी की थी। जब ऐसा होगा तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत गहरे स्तर पर बदलाव का अनुभव कर सकेंगे। ये बहुत हद तक ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण है। परिणामतः आखिरकार सबसे पहले हमारी आदतें, व्यवहार और विश्वास इसी तरह बने थे। हमें वो जीवन बनाने के लिए रचनात्मक जो विजुअलाइज़ेशन का प्रयास करने की आवश्यकता है, जो हम हमेशा से चाहते थे और देखें कि ये कैसे काम करता है। एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ पर कि कैसे देखें, ये जो विज्ञापन है वो कैसे काम करते हैं। कई बार होता है कि हम विज्ञापन टीवी देख रहे हों, उसमें कोई विज्ञापन आता है, विशेषकर बच्चे जो बहुत ज़्यादा अपना उस तरह दिमाग नहीं लगाते। कोई चीज़ आ गई है, कोई टॉफ़ी है, कोई बिस्किट है, कोई चॉकलेट है, कोई ड्रिंक है, तो फिर वो जब मार्केट में जाएँगे तो उसी ड्रिंक की आपसे अनुरोध करेंगे या ज़िद करेंगे कि मुझे यही चाहिए। क्योंकि उसमें जब पीते हुए दिखाया गया, किसी सेलिब्रिटी को दिखाया गया, किसी को भी दिखाया गया और उसको लगता है कि जैसे उसकी पूरी तृप्ति हो गई उस पेय को पी करके, तो वो दूसरा भी बिना सोचे-समझे कई लोग उसकी डिमांड करने लगते हैं। तो वो तो विज्ञापन है, उन्हें तो अपना व्यवसाय करना है। और अगर हमारा घर में धरा हुआ है, तो हम तत्काल जाएँगे, टीवी तो फ्रिज खोल करके ले आएँगे और पिएँगे। ऐसा लगेगा कि इसे पीने से तुष्टि होती है, मन को बड़ा तृप्ति होती है। तो आप देखिए कि इसे बहुत सारी चीज़ें हमारे अचेतन मन पर जाकर के प्रभाव डाल देती हैं, जब हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। उसमें ये देखिए कि आज का जो हमारा मानव मस्तिष्क है, वो बहुत ही बोझिल हो गया है तमाम जानकारियों से, कन से ज्ञान से बोझिल हो गया है, जानकारियों से बोझिल हो गया है और बचपन से ही हम पर पढ़ाई और परीक्षाओं का बोझ रहता ही है और जिसका ज़्यादातर हिस्सा हम जीवन में कम ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो
कहा गया है कि जिन चीज़ों का हमारे जीवन में उस तरह से इस्तेमाल नहीं है, तो फिर हम उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश ही क्यों करते रहते हैं। अब आज आप देख लीजिए हमारे सामने फ़ेसबुक है, यूट्यूब है और तमाम चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, न जाने क्या-क्या चीज़ें हैं। और यूट्यूब खोल करके तो सकारात्मक, नकारात्मक, अर्थ सहित अर्थ के, निरर्थ के सब सारी चीज़ें विद्यमान है वहाँ पर। और फ़ेसबुक तो एक ऐसा गलियारा है कि आप उसमें घुस जाएँ तो उसका कोई अंत नहीं है। और हमारा सारा समय, बहुत सारा समय इस तरह से बर्बाद हो जाता है। हम तो देखा है लोगों को, तो हम इसीलिए फेसबुक खोलते नहीं हैं जल्दी। तो आप देखें कि आप चलते चले जाएँगे, हम व्यर्थ की चीज़ों में अब बैठे हुए हैं। अब कोई तर्क नहीं कर रहे हैं इस समय, कोई हम उस पर रीज़निंग भी नहीं दे रहे हैं और बस व्यर्थ की चीज़ों पे लगे हैं और मस्तिष्क को परेशान कर रहे हैं, बोझिल कर रहे हैं। तो समाचार पत्रों की जानकारी, समाचार पत्र उठा लीजिए, तो सिवाय नेगेटिव न्यूज़ के उसमें कुछ रहता नहीं है। भोजन संबंधी जानकारियाँ, बनाने के तरीके, उनके उपयोग, न जाने क्या-क्या चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं उपलब्ध की है। फ़िल्मों की जानकारी, मैनेजमेंट संबंधी जानकारी, आज हर व्यक्ति बच्चा से लेकर के और बूढ़ा तक सब इतना विद्वान हो चुका है कि आप कोई बस छेड़ दें, कोई विषय उठा भर ले, तो आप भले उस पर अथॉरिटी हो, लेकिन आपका अगला व्यक्ति आपको अथॉरिटी रहने नहीं देगा। पता लगेगा कि वो जो आपके सामने बैठे हैं, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं कि उस विषय पर इतनी सारी जानकारी दे देंगे कि आप भी हतप्रभ हो जाएँगे। तो ये सूचनाओं के बोझ तले हम सब दब गए हैं और मस्तिष्क के अवसाद में जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो तमाम डिप्रेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कॉम्पिटिशन्स है हमारे जीवन में। आप देखें किस तरीके से बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी आती है, तो इस प्रतियोगिता में हम आके फँस गए हैं, हमारा जो आने वाला समाज है, बल्कि वो नहीं हम खुद भी। तो और दूसरी चुनौती ये है कि लोग अनजाने में कैसा व्यवहार करते हैं। हम इसे अचेतन भोग कहना चाहेंगे। कितने लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? बहुत लोगों को आप देखिए, तमाम आजकल ये हत्याओं का बहुत सारा आता है, इस तरह के क्राइम्स का रिपोर्टें आती हैं। कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है, इसमें आनंद आता है। तमाम टीवी पर सीरियल त न जाने कितने चल रहे हो, तो जो दिन भर यही काम किया करते हैं। तो लोग आनंद ले रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि दुनिया में इतनी सारी हत्याएँ हो रही हैं और पर जो लोग इसमें नहीं फँसते हैं, पर वो उसका आनंद ले रहे हैं। तो आनंद ले रहे हैं, तो इसका मतलब नेचर नहीं है उनका, वो कभी हत्या नहीं कर सकते, लेकिन आनंद ले रहे हैं। तो आनंद ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं जाकर के जो अनकॉन्शियस में कोई न कोई तत्व वहाँ पर मौजूद है, जो वो उनको उसमें रुचि पैदा कराते हैं और देखते हैं। इसीलिए अखबारों की बिक्री होती है। कई बार ये सामने आती बातें, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अखबारों में अच्छी बातें ज़्यादा क्यों नहीं दी जाती? तो कहते हैं हमारा अखबार नहीं बिकता है। तो इसका अर्थ हो गया कि चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, जब उस तरह की विसंगति वाली बातें होंगी तो ज़्यादा समुदाय उसे देखना पसंद करता है। ज़्यादा लोग जो अभी एडवांसनेस की स्टेज में नहीं है, विकसित नहीं हुए हैं, उन्हें इसी तरह के कोर्स, इसीलिए जो हमारा एस्ट्रल है, वो हमेशा भद्दी तरंगों में आनंद लेता है। जो कोर्स तरंगे हैं उसमें आनंद लेता है और ये हमारे विकास का एक चरण है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो इसलिए पूरे संसार में ये सब दिखता है। तो अगर हम देखें कि अगर किसी न्यूज़ में या किसी चैनल में, किसी फ़िल्म में आप देखिए हिंसाएँ होती हैं, मार-धाड़ होती है, लोग देखने जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको। पर कुछ ही लोग होते हैं जिनको हिंसाएँ पसंद नहीं होती हैं, तो वो नहीं जाते हैं। ये सब विकसित लोग हैं। केवल तब हमें ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं और हम अपने चेतन मन को हम कभी भी अचेतन तक पहुँचने या इसे स्तर पर लाने का प्रयास नहीं करते हैं, न इसकी जाँच करते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि हम अचेतन को सुनना आधुनिकता का हिस्सा नहीं है, कोई उसको सुनना ही नहीं चाहता है।
केवल एक ही चीज़ है जिससे हम अचेतन को सतह पर ला सकते हैं, वो है मौन। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कितना मौन संभव है और ये हमें सोचना है। हम अपने एक बाहरी श्राइन रूम में जो हमारा ध्यान कक्ष है, वहाँ बैठें, वहाँ शांति है, या किसी हम बाहरी श्राइन रूम में चले जाएँ, या हमें मौका मिलता है तो हिमालय की तरफ चले जाएँ, या किसी ऐसे आश्रम में हैं जहाँ कहीं जैसे हमारा अपना क्या कहते हैं अड्यार है, वहाँ भी बहुत शांति है। तो ऐसे किसी स्थानों पर मौन रहना तो संभव हो सकता है, कई बार वहाँ बात करने वाला नहीं होता है तो इसलिए मौन रहना है। ध्यान का विपश्यना में लोग जाते हैं, वहाँ भी मौन रहते हैं। तो जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने क्योंकि वहाँ कॉन्शियस काम नहीं कर रहा होता है, तो हम अपने भीतर के मन से संपर्क में रहते हैं। तो इस तरह के चिंतन जो हैं हमारे दैनिक जीवन में मन की जो अस्वास्थ्यकर इन मतलब अनहेल्दी स्टेजेज हैं स्टेट्स हैं, उन पर काबू पाने के लिए ये शक्तिशाली उपकरण है, ये बदलाव जो चिंतन है, जिस तरह से हम लोगों ने किया। तो निरंतर ज्ञान द्वारा सचेत रहकर हम अपने सोच के पैटर्न को बदल सकते हैं और जैसे-जैसे हमारी धारणा बदलती है, क्रोध और नकारात्मकता उत्पन्न होने की आवृत्ति कम हो जाती है और अवधि भी कम हो जाती है। तो अभ्यास निरंतर सचेत व्यवहार से अभ्यास के हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहाँ हमारे अंदर क्रोध और नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न होगी। जैसे-जैसे हम क्रोध को कम करने और कार्य, वाणी और विचार के गुणों को विकसित करने के इस मार्ग पर प्रगति करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कॉन्शियस रहने की, जागरूक रहने की हमारी स्थिति है, वो सुदृढ़ होती जाती है। और जैसे-जैसे हम सचेत रहने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, हमारा ध्यान प्रभावित हो जाता है और ये प्रयास रहित हो जाता है, जिससे हम इस जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। और इस क्रम में यहाँ हम इसके यहाँ समाप्त करते हैं अपनी बात को और देखें कि एक उदाहरण हम देना चाहेंगे विपश्यना का, जिन लोगों ने ध्यान किया होगा विपश्यना का, उन्होंने देखा है होगा कि लगातार ये मन के उस पर मन ही को अपने द्वार पर खड़ा होना पड़ता है। तो जो जागरूक होकर जब वो खड़ा होता है और अपनी क्रोध को या अपनी किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को, ट्रेट को, मेंटल ट्रेट को जानने लगता है या बाहर जो कुछ आ चुका है, कोई लोभ है, कोई क्रोध है, कोई द्वेष है, घृणा है, नफ़रत है, भय है, अगर वो उसको जानने लगा है, समझने लगा है, तो जो अभी ये बात कही गई, धीरे-धीरे करके उसकी अवधि भी कम होने लगती है। अगर क्रोध आया है और हम नहीं जान पाए हैं, तो क्रोध हो सकता है दिनों, सप्ताहों, महीनों तक चल सकता है। लेकिन यदि जान गए हैं कि क्रोध आया है, तो जो उसका पीरियड है, कम हो सकता है। अगर वो 15 दिन तक रहता तो सप्ताह तक रहेगा, सप्ताह तक रहता है तो दिन भर, 2 दिन रहेगा, 3 दिन, फिर 1 दिन, फिर वो दिन भर, फिर घंटे, आध घंटे, फिर मिनट, 2 मिनट और सेकंड में चला जाता है। इस तरह से करने की ज़रूरत है और जब ध्यान में रह कर के हम देखने का प्रयास करते हैं, इसी को विपश्यना ध्यान में बहुत अच्छी तरह से सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है और साक्षी ध्यान इसी को कहते हैं। योग में जो साक्षी ध्यान है कि हम अपने मन से ही मन को ऑब्जर्व करते हैं, मन की सारी वृत्तियों को। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, जो कंपन है, वाइब्रेशन है, साइकोलॉजिकल रिजर्वेशंस हैं, मेंटल ट्रेट्स हैं, अच्छे-बुरे जो भी हैं, उनको सिर्फ़ देखना है। और ये भी नहीं कि हम अपनी किसी ने प्रशंसा की तो बहुत प्रसन्न हो गए, उसको भी देखना है। फूले नहीं समाये, उसको भी देखना है, वो भी नेगेटिव है। और ज़्यादा हम प्रशंसा सुन कर के और फिर आत्मविभोर हो जाना कि अरे वाह! मेरी तो 10 लोगों ने प्रशंसा कर दी, ये भी नेगेटिविटी है। इससे भी हमारी जो विकास की क्रिया है रुकती है। तो हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और हमारे पास 10-15 मिनट है। हम लोग इसमें जोड़-घटा सकते हैं और आप अगर और कुछ जानना चाहेंगे इस
के विषय में, तो हम आपसे डिटेल में भी बात कर सकते हैं। ऐसे भी जब आप कभी आके ऐसे भी बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, सादर अभिवादन। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप डिस्चार्ज दीजिए, चालू हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। कोई हमारे और मित्र कुछ ऐड करना चाहेंगे या सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं बोल रहा था एसबीआर मिश्रा। हेलो। जी, जी, मिश्रा जी, हाँ। हेलो। जी, सर। सुनाई दे रहा है? हाँ, मिश्रा ठीक जी है, सुनाई थैंक यू दे सर। रहा है। ये किसी का पहले वो सबसे है, बंद कर दवा दीजिए। सब पहले जी, जो सबसे जो पहले बोलना मैं चाहे वही अपना माइक खोले। हाँ, हाँ, जी, राइट, बोलिए। राइट। बोलिए, सबसे बोलिए। पहले मैं पांडे साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। कॉन्शस माइंड क्या है, सब कॉन्शस माइंड क्या है, सुपर कॉन्शस क्या है और अनकॉन्शस क्या है। अनकॉन्शस को सुपर कॉन्शस भी कहते हैं। हाँ, नहीं अब और देखिए वैसे इसमें वैसे कॉन्शसनेस को साथ जी, मैं थोड़ा-सा वैसे इसमें तो कुछ फ़र्क कर दूँ। कॉन्शसनेस 7 तरह। हाँ, ये जो अचेतन है, जी, इसको जी, कहीं-कहीं देखिए ये जो इस्तेमाल किया गया है और यहाँ ये भी कहा गया है कि अचेतन मन में सारी हमारी स्मृतियाँ है। तो एक्चुअली ये जी, जी, यूनिवर्सल माइंड जी, का हिस्सा है। सब इसको आप सुपर कॉन्शियस कहीं-कहीं कह सर यही दीजिए। लिखा है कि अवचेतन मन इज़ द अनकॉन्शियस। हाँ जी, अवचेतन को ही अनकॉन्शियस कहीं-कहीं लिखा हुआ अच्छा है। हाँ, कहीं ये भी एनीवे लिखा हुआ है। मैं कॉन्शियस हाँ जी, जी। ब मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं हाँ, आप ही बोलिए। की बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ? सूर्य को दीपक नहीं दिखाया जा सकता। अरे नहीं भैया नहीं, एनीवे मिश्रा जी। कॉन्शियस माइंड जो है, जो चेतन मन जो है वही मेरा सब कुछ है। अगर चेतन में मन हमारा बहुत पॉजिटिव है तो जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और जैसे उन्होंने कहा कि चेतन मन जो है एक जहाज का कप्तान है। नीचे जो इंजन चलाने वाली जो फौज है वो अवचेतन मन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसकी उपमा और भी दी गई है कि एक आइसबर्ग जो होता है उसका 90% हिस्सा पानी में डूबा रहता है, दैट इज अवचेतन मन। और कॉन्शस जो ऊपर होता है हिस्सा पानी के, वो कॉन्शस माइंड है। तो कॉन्शस माइंड का ही एक पार्ट अवचेतन मन है। एंड देन चेतन मन को हमें सुपर कॉन्शस तक ले जाना है, जिसे हम केवल ध्यान के माध्यम से ले जा सकते हैं। मेडिटेशन जो जो तमाम तरह के तरीके हैं थियोसॉफी में सिखाया जाता है। जैसे आपने विपश्यना का नाम दिया, मौन व्रत रखने का नाम दिया। तो हमें प्योरीफाई करना है कॉन्शस को। अगर कॉन्शस प्योरीफाई हो गया तो अनकॉन्शस भी प्योरीफाई हो जाएगा। और अनकॉन्शस प्योरीफाई तो है ही, उसमें बहुत सी चीज़ें हम इकट्ठा किए हुए रहते हैं। और इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जो हमने पढ़ा कि अवचेतन मन की शक्ति बहुत शक्ति है। इसकी तुलना भगवान से की गई है कि अवचेतन मन जो सब कॉन्शस माइंड, इट इज जस्ट लाइक गॉड। इसके पास जो है शक्ति है, इन्फिनाइट है, मतलब अनंत शक्ति है, अनंत इंटेलिजेंस है। इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। जो हम ऑर्डर करेंगे, कि जैसे हम यही ऑर्डर करें कि हे मेरे अवचेतन मन, हमें स्वस्थ रखो, हमारे सारे रोगों को दूर करो, या मुझको BMW दिला दो, या मुझको एक मकान दिला दो, लाइक दैट। ये बाद में ये कहें कि हमें मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, डॉक्टर ने कह दिया कि आई एम ओके, 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 और BMW भी आ गई, मैं सवारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ड्राइवर है, चला रहा, लाइक दैट। तो ये ऐसी घटनाएं बहुत घटी हैं और तमाम इस पर किताबें लिखी गई हैं कि अवचेतन मन से आप कुछ भी करा सकते हैं। ही इज नॉट योर मास्टर, यू मेक इट योर सर्वेंट। नॉट सर्वेंट कहूँगा, इसको ऑर्डर दीजिए। जैसे कहते हैं कि माइंड जो है वो राइडर है ब्रेन का, और ब्रेन क्या है? इट इज ए घोड़ा है, हार्स है। तो ब्रेन को माइंड कंट्रोल रखेगा तो आप अच्छे, आपका जीवन सहज सुलभ सुलभ हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ईगो है, ईगो इज माई, इट्स ए बैड मास्टर एंड ए गुड सर्वेंट। उसी तरह से अपने ब्रेन को हमें शासित करना है, चेतन से, चेतन मन से, अवचेतन मन से। और अवचेतन मन में बहुत सी चीजें भरी रहती है। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने अपमान कर
बहुत से क्रोध आ गया, वो पड़ा रहता है, किसी ने हमको मार दिया या कुछ कर दिया, वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल मेमोरी। उस मेमोरी को हमें निकालना है। लोग याद करते हैं, साल भर बाद याद करते हैं कि उसने हमें गाली दिया था, हमें उसे बदला लेना है। तो इस तरह की नेगेटिव चीजों को हमें निकालना चाहिए। और निकलेगा कैसे? ध्यान से निकलेगा, मौन व्रत से निकलेगा, चेतना मतलब चिंतन करने से निकलेगा कि हमें क्रोध या अपमान को भूल जाना है। क्रोध अगर कोई कर रहा है तो हमें उसे प्रेम से जवाब देना है, घृणा नहीं करनी है, घृणा को भी प्रेम से जवाब देना है। तो ये सारी चीजें जो है चेतन अवचेतन और जो करना है सुपर कॉन्शियस है, हमें हमारा ध्येय यही है कि हम सुपर कॉन्शियस तक पहुंचे, निर्वाण तक पहुंचे। वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर एंड देन ओनली वी विल बी फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड द डेथ। तो जो विश्लेषण किया पांडे साहब ने वो बहुत ही अच्छा एंड विथ एग्जाम्पल किया उन्होंने कि चेतन क्या है और चेतन क्या है और अनकॉन्शियस क्या है, सुपर कॉन्शियस क्या है। देन देयर इज अ गॉड कॉन्शियस एंड कॉस्मिक कॉन्शियस, देयर आर अदर थ्री आल्सो। वहां नहीं जा रहे हैं हम लोग यही तीन को ही अपने शासित कर लें, तीन को ही साध लें तो जीवन सफल हो जाए। इसे के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। हाँ, हाँ, मेरी एक जिज्ञासा थी, अगर मुझे अनुमति हो तो मैं, हाँ, एक जिज्ञासा है मेरी पांडे ब्रदर जी से, और वो ये है कि ये जो तीन हम लोगों ने आज पढ़े, चेतन अवचेतन अचेतन, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हुआ, समझ में भी आया। लेकिन क्या जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, क्या इसको इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न, जिज्ञासा है मेरी जानने की। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति क्या इससे रिलेट कर सकते हैं कुछ? हाँ दीदी, देखिए, हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, जी, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी का है। अच्छा, ठीक है। और हम्म, जब आप जागृत कहती हैं तो कॉन्शियस तो है ही है वो, हाँ, हाँ, हम्म, ठीक है ना। जी, अब यहाँ एक मुश्किल ये खड़ी होगी कि हम इसको कैसे वर्गीकरण करें। तो हाँ, कहाँ भरा हुआ है, स्मृतियों में चीजें कहाँ भरी हुई है, ये देखना पड़ेगा। तो हमारा हाँ, हाँ, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या है, तो वो हम्म, जब पूरा हम मानव की संरचना को देखेंगे तब समझ पाएंगे कि वास्तव में किसको को रिलेट करें किससे। वो रिलेट करें, अच्छा, ठीक, तो अब ठीक। जागृत और फिर उसके बाद हमारी ये स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, ये स्वप्न तीन और हमको लगा सुषुप्ति। कि शायद हाँ, कुछ तो देखिए कहीं रिलेट हो बारीक रही है ये क्या? रेखाएं जो खींची हुई है ना, सीमा रेखा, ये हाँ, बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं। जी, जी, लेकिन अभी आप देखें कि अभी कुछ ही दिनों पहले तक हाँ, मैडम ब्लाउस्की ने उसको एस्ट्रल को और मेंटल को अलग नहीं किया था, काम मनस नहीं, कहती थी वो। हाँ, जी, 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 ये जी, डेफिनेशन, ये वर्गीकरण को एनी बेसेंट ने और सिंप्लीफाई किया, और जी, सिंप्लीफाई करके एस्ट्रल को अलग किया, मेंटल को अलग किया। अब मेंटल में भी हम्म, दो है, जी, हायर मेंटल और मेंटल। जब आप जी, सुषुप्ति कहती हैं तो जो मेंटल वाली स्टेज है, हायर मेंटल वाली, हायर मेंटल वाली, हाँ, उस स्टेज में हम चले जाते हैं। और फिर उसके जी, बाद तुरिया है। तो अब हाँ, ये तुरी, कहाँ इसको हम झीनी रेखा खींचे, क्योंकि हम्म, तुरिया ये आत्मा के साथ का है। हाँ, तो अब वो हायर मनस और बुद्धि, हम्म, वो उसको हम किस लेवल पर ले आए, सुषुप्ति पर ले आए। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर हम सारी संरचना को समझ रहे हैं समझ ली, जी, तो जी, कॉन्शियसनेस को हमें उस हिसाब से ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक तो है, जी, अब ठीक है, ठीक, अचेतन, यहाँ पर जो ये आर्टिकल है, अचेतन को भंडार कहा गया है स्मृतियों का। हाँ, हाँ, पर वो हमारी एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल स्मृतियों का भंडार है। हाँ, तो ये सुपर कॉन्शियस नहीं हो सकता। हाँ, ठीक, सुपर कॉन्शियस में सभी की स्मृतियां हैं, यानी पूरा हाँ, विश्व है हाँ, उसमें। हाँ, और उसमें जो नहीं है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी भी स्मृतियां सबकी हैं वहां पर। तो जी, दूसरे शब्दों में हम उसको यूनिवर्सल माइंड कह सकते हैं। जी, उस यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा हमारा अचेतन मन है, जिसमें हाँ, हमारी स्मृतियां हैं।
उसके बाद फिर उसका चैनल है सबकॉन्शियस, जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। जी। अब आप देखिए कि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ पर है, कैसे कनेक्ट करें। अभी मिश्रा जी ने एक बात कही कि हम्म ये जो सबकॉन्शियस या ये 90% स्ट्रांग है, 10% जो है ये, इसकी शक्ति 10 है अगर चेतन की, हम्म तो सबका सबकॉन्शियस और उसकी तो 90 है। हम्म तो वो कह रहे हैं कि हम उसको ऑर्डर दे के काम करा सकते हैं, हाँ। लेकिन अब हम्म देखिए कि ऑर्डर दे के अगर हम काम नहीं, हम उस बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम्म लेकिन एक समस्या सामने रख रहे हैं कि अगर ऐसा होता हम्म तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति को हम्म गरीबी में नहीं जीना पड़ता। हम्म तो इसका ठीक मतलब है। जो पॉवर्टी है दैट इज मेंटल। हम्म और हर हम्म व्यक्ति अपने माइंड के सेटअप को चेंज करके अमीर हो सकता है या समृद्धशाली हो सकता है, पर सब हो नहीं पा रहे हैं। हम्म समस्या ये है। हम्म तो फिर हम्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उस 90% का उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम्म उसके भीतर इतनी सारी चीजें नेगेटिविटी भरी हुई है कि जी। हमारे संदेह भरे हुए हैं। जब हम ऐसा हम्म कहते हैं, अगर हमने ऐसा कह दिया, हम्म जैसे मिश्रा जी ने एक एग्जाम्पल दिया, हम्म अब मैं अगर इस तरह का आदेश उसको देने लगूं कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, हम्म। तो मेरी पेंशनर की औकात है नहीं बीएमडब्ल्यू लेने की। अब आप समझिए, हाँ हाँ, मैं एक समझ रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। यहाँ बात क्या आ जाती है, जो हाँ। विज्ञान है वो कहता है कि इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई पेंशनर नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ नहीं। हम्म जो उसे आदेश दे सकता है हम्म या उस बात को, अपने विचार को, आदेश न कहे, हम्म एक रिक्वेस्ट कह दें, प्रार्थना कह दें, हम्म जो हम्म उसे वहां तक पहुंचा सकता है उसका मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो हम्म विजुलाइज कर देगा मैनिफेस्ट हो जाएगा। हम्म, पर उस विजुलाइजेशन के रास्ते में संदेह अपनी जगह बैठा हुआ है कि अरे मैं कहाँ से हाँ। ला पाऊंगा। हम्म वो हाँ, विश्वास संदेह। लाना, यही भगवान बुद्ध बार बार कहते थे, वो हम्म विश्वास। यदि हम आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, हम्म यदि आज हम्म हमको ये, छोड़िए बीएमडब्ल्यू और इधर सारी भौतिक बातों को, आज अगर हम हम्म थियोसॉफी में रहते रहते ये मेरे अंदर इच्छा पैदा हो कि गुरुदेव को कैसे हम देखें, हम्म कैसे उन्हें, उनका हम दर्शन कर सकते हैं, हम्म तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम्म, क्यों नहीं कर पा रहे? और जो लोग कर ले रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? तो हम्म इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम्म ऐसी बात है जो हमारे भीतर हमको खुद ही एक टर्न डाउन कर देती है कि अरे हम्म कहाँ, हम इतनी, हमारी ऐसी है कि हम गुरुदेव हमसे, वो हमें हम्म दर्शन देंगे, क्या करें, आ गए ना संदेह पर। हम्म तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उसके रास्ते में रोड़ा है। तो हम्म जो बात यहाँ लेख में आई आर्टिकल में कि ये हम्म प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है, रैम के अंदर जो प्रोग्रामिंग भरी हुई है, हमको सिर्फ बटन दबानी होती है और वो उसको बाहर कर देता है। हम्म तो सारा हम्म मसला हमारे भीतर की प्रोग्रामिंग बदलने का है। कौन है। सी प्रोग्रामिंग है? वो आपकी हम्म, बात आ गई स्कंधों से संबंधित, हाँ, हमारी स्कंधों से है। तमाम जन्मों की प्रवृत्तियां हम्म अस्थाई हम्म अस्थाई रूप से उसके भीतर भरी हुई हैं। हम्म हम्म और ऐसी प्रवृत्तियां जो निषेधात्मक हैं, जो संदेह पैदा करती हैं, ईश्वर से हम्म वहाँ आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए अभी तैयार नहीं है, वो सारी हम्म चीजें काउंट करती हैं, जिन्हें हमें पहले साफ करना होगा। इसीलिए हम्म राजयोग में क्या कहते हैं कि पहले, हम्म, सबसे पहले मन को शुद्ध करना, शुद्ध सजग सही। होकर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप बस खाली माइंडफुलनेस को क्रिएट कर, माने सजग हो हम्म, जाइए। सच तो में हो लेकिन जाएगा। इतनी प्रवृत्तियां डाल रखी हैं, तो समय की सीमा है कि कब हम्म आप कर लेंगे, कब एकदम से हम कह देंगे कि हमने वैराग्य धारण कर लिया। तो बहुत सारी हम्म बातें हैं जो हमारे जीवन में जी। है सबके। तो वो हम्म सब हमें समझना भी है और उसके हिसाब से हाँ चलना भी। ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अ, राजीव जी नमस्कार। मैं कुछ अरे कहना बिल्कुल चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, सुषमा जी आइए। अनुमति अरे अनुमति है? अनुमति की जरूरत नहीं आपको, आप बोलिए। हाँ। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपके व्याख्यान के लिए।
मेरी आवाज सुनाई जी पड़ रही जी है? बहुत अच्छी तरह। हाँ। अच्छा, जहाँ पर ये आपने जो लेक्चर दिया उसमें कॉन्शियस माइंड, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, डायनेटिक कॉन्शियसनेस, डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस, ये 7 उसके लेवल हैं। तो जो मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस वो होता है, जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, तो हमें नहीं पता चलता, जब पंखा चला जाएगा तब हमारा दृष्टि उस पे जाएगी। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तब एक्टिवेट होता है औघा नींदी की अवस्था में, जब हम जागृत और सुषुप्ति के बीच की अवस्था में होते हैं। उस समय जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है और सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं होती। जोसेफ मर्फी ने किताब लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और एक फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ने किताब लिखी है योर वर्ड इज योर बैंड, एंड उसी ने इन्होंने किताब लिखी है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। तो इन तीनों में जो बातें हैं उनमें कही है कि सोते समय जब जो सजेशन आप अपने माइंड को देंगे वो पावरफुल होगा और मटेरियलाइज होगा, मैनिफेस्ट होगा। तो सबसे पहली बात, ये बातें जानते कितने लोग हैं? जैसे कर्म के नियम को कितने लोग जानते हैं? तो जो जानते हैं वही उसका उपयोग कर सकते हैं, और जो जानते हैं वो जानते हैं कि हमें क्या मांगना है। हर वस्तु मांगे हुए नहीं मिलती कि हम BMW मांग लें या हम एक मकबरा शाहजहां की तरह बनवा दें, ऐसा नहीं है। हमारी जो पात्रता है और जो हमारे परिस्थिति और हमारे विकास के लिए अनुकूल है वही हमें मिलेगा। और लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल उसी समय होता है जब हम सोते हैं, और सोते समय मनुष्य सारी चिंताएं लेके सोता है, तब हमारा जो है, इसीलिए हमारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मैं आज 20 साल से प्रेयर करती हूँ। आई रेस्ट एंड रिलैक्स इन द लव ऑफ गॉड एज गॉड लव्स मी, ही हील्स माइंड एंड बॉडी, आई एम थैंकफुल। तो ऐसी चीजें कि जिससे मैं स्वस्थ रहूं और मैं काम आ सकूं किसी के। तो ये चीजें हैं, और जो डायनेटिक कॉन्शियसनेस है वो हम कैरी ऑन करते हैं दूसरे लाइफ में, क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि जो जो चीजें हैं वो हमारे स्टोर रहती हैं। तो चित्र के कूट में जो चीजें हमने एक्युमुलेट करी हैं वही हम लेके अगली बार जन्म में जाते हैं। तो यही कुछ मैं पढ़ रही थी आजकल ये किताबें। तो आपका बहुत व्याख्यान बहुत पावरफुल हुआ, और आपने कहा ना जो भी बोले पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये नहीं कि होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कि ये हो गया और या ये हो रहा है मेरे साथ। तो ये किताबें मैंने 2-3 पढ़ी थी, तो आपने कहा कि जो है वो शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी को मुझे समय देने के लिए, और पांडे जी ने फिर से इस बात पे विचार करने के लिए धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सुषमा जी, एक पॉइंट आपने उठा दिया, बहुत सुंदर पॉइंट है वो। एक बार मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, चित्रे जी से, तो उनके मित्र थे डॉक्टर PN गुप्ता, वहाँ पे देहरादून में। तो उस समय मैं उनका एक कोर्स कर रहा था, साइकोग्राफोलॉजी, और वो 3 साल का था करस्पॉन्डिंग कोर्स। उसमें एक्चुअली जो राइटिंग आपकी है, जो आप लिखते हैं, उससे पूरा व्यक्ति का सारा सब कुछ सामने आ जाता है। तो ऐसे ही उनसे जिक्र हुआ कि हमने ऐसा किया था, तो बोले वो हमारे मित्र थे, अब नहीं है, वो पहले खत्म हो गए थे गुप्ता जी। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये जो आप फार्मूले देते हैं इनका क्या तरीका है, क्या चीज है, वही आपने बात उठाई अभी। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप फार्मूलों को अपने जो प्रेयर जैसे कहते हैं, जैसे नहीं रिपीटिशन, जो आप फार्मूला बना देते हैं कैसा करना है, अफर्मेशन अफर्मेशन अफर्मेशन, हाँ एग्जैक्ट वर्ड है अफर्मेशन। तो क्या है ये? तो कहते हैं कि अगर मन से आप कहोगे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मुझे स्वस्थ कर दीजिए,
तो वो हमेशा आपने उसको फ्यूचर में डाल दिया तो वो चलता चला जाएगा, आप फार्मूले बोलते रहेंगे, प्रेयर बोलते रहेंगे, ज़िंदगी पूरी हो जाएगी और वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो कहते थे कि हमेशा आपको वर्तमान में बोलना, मैं धीरे-धीरे या शनैः-शनैः ग्रेजुअली स्वस्थ होता जा रहा हूँ। तो मन को फिर वहाँ काटने की फुर्सत नहीं मिलती, तर्क करने की फुर्सत वहाँ पर उसको कोई जगह नहीं मिलती है कि वो तर्क करके अगर कोई कहता है कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, देखिए समझने की बात है ये मैं इसीलिए कि सुषमा जी ने पॉइंट उठाया है और ये बहुत से लोगों की समस्या हो सकती है, तमाम लोग अफ़र्मेशन बोलते होंगे। बीमार पड़े हुए हैं, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अगर बोलेंगे मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तो जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसने बीमारी के तमाम सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भर रखे होंगे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में। अब जब कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति बोलता है कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, क्योंकि वो भाई साहब ने बताया था कि आप ये फ़ॉर्मूला बोलो तो स्वस्थ हो जाओगे। तत्काल ये बोल रहे हैं ये 10% स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है इसकी आप समझिए। 10% की स्ट्रेंथ पर हम बोल रहे हैं कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ और 90% जो नेगेटिविटी है, वो पलट के जवाब दे रही है कि स्वस्थ नहीं तो सब हो गए हो। बीमार पड़े हुए हो और किसी तरह का उठने की हिम्मत है नहीं और स्वस्थ हो गए हो। तो 10% जो है, 90% जो 10% को जवाब दे रहा है, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं इस पर? मैं इसी चीज़ की शोध कर रहा था, आपको बताऊँ। मैंने कहा कि अगर ये जीवन में सारी अफ़र्मेशन सीधे-सीधे प्रभावशाली हो गई होती तो आज दुनिया का सब कुछ बदल गया होता क्योंकि सब प्रेयर कर रहे हैं। सब बैठे हुए भगवान के पास, देवता के पास सब जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और मेरी खोज में मुझे एक पुस्तक मिली। मैं बड़ा आभारी हूँ अपने सबकॉन्शियस का कि उसने वो किताब दिला दी मुझे स्टोर में। उसका था नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप इसको समझिए वो किताब मुझे मिली नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मन में संदेह भरा हुआ है, मन में अविश्वास भरा हुआ है, विश्वास का अफ़र्मेशन कर रहे हैं। वो जो संदेह है वो 90 गुना भारी है, तो हमारे विश्वास को वो कुचल रहा है। तो जितनी बार हम बोलेंगे, उतनी बार 90 गुना हमको पलटा के देगा। तो इसका मतलब हमारी स्थिति तो और खराब होती जाएगी। ये बड़ी एक ऐसी वैज्ञानिक चीज़ है जो हम सबको समझना है। तो इसीलिए सबसे पहले खाली करना है। वहाँ जो अविश्वास का जो दायरा है, जो पॉइंट है, जो ग्रंथियाँ हैं, वो जब तक निकलेंगे नहीं। इसलिए मैडम ब्लाउस्की ने क्या कहा? प्रेयर हैज़ टू डू नथिंग। प्रेयर का कोई अर्थ नहीं है। वो कहती है प्रेयर का कोई मतलब नहीं है। और ग्रेस का कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रेस पाना चाहते हैं और पूजा करते हैं, आपको लगता है कि ग्रेस मिल जाए, नहीं, कोई अर्थ नहीं है ग्रेस का और किसी को मिल भी नहीं सकती है। वो कहती हैं कि जो प्रार्थना किस लेवल पर, हायर मेंटल के आगे बुद्धि के लेवल से, वहाँ से लेवल से जब कोई बैठ करके को कुछ भी कहता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पर वहाँ से जब भी वो कहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही कहेगा। हायर मेंटल पर तो नेगेटिव की गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी रीच कहाँ पर है? ये चेतन मन पहुँच कहाँ तक रहा है? तो अभी एक तरीका तो बताया सुषमा जी ने और ये तरीका कोलंबस ने अपनी जर्नी में किया था वॉयज में। तमाम परेशानियों से सोचे पहुँचता रहा होगा तो वो बिल भी गए कि कोई छोटी-मोटी हस्ती तो था नहीं वो। तो वो कहता था कि जब प्रॉब्लम आती थी तो मैं सोता, लेट अस स्लीप ऑन द प्रॉब्लम। उस समस्या को बोलते हुए, समाधान किसी से माँगिए नहीं, उस समस्या को स्मरण करते हुए, बार-बार स्मरण करते हुए समस्या को गहरी निद्रा में चले जाइए। जो मार्ग है सोने से पहले का, जगने से पहले का। यदि आप कोई चीज़ सिर्फ़ खाली कॉन्शियस सबकॉन्शियस को दे देते हैं, तो सबकॉन्शियस का चूँकि अचेतन का चूँकि सुपर कॉन्शियस से जुड़ा हुआ रास्ता है, तो वो उसको वो मैनिफेस्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष में जब ज़िंदगी में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है,
तो भी सुपर कॉन्शियस के लिए कोई न कोई दरवाजा हमारे लिए खुला रहता है, क्योंकि समस्याएं मन खड़ी करता है और निदान परमात्मा से आता है। जो समस्याएं खड़ी करता है उसके पास कभी उसका समाधान नहीं होता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुषमा जी ने बहुत अच्छा उठाया कि हमें प्रार्थनाओं को करने का तरीका आना चाहिए। प्रार्थनाएँ कहाँ से किया जाए, किस लेवल से वो आनी चाहिए, तो वो भले कुछ काम करेंगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं करती हैं। हम बैठे-बैठे खुद परेशान हैं, भयभीत हो रहे हैं और सारी दुनिया के लिए कल्याण की कामना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारी प्रार्थनाएँ कल्याण की हमारे भय के ऊपर चढ़ के जाएँगी और वो दुनिया को कल्याण करने के बजाय भयभीत करेंगी वातावरण को। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास इकट्ठा क्या है। हम जब भी कुछ निकालेंगे, तो वहीं से पीछे से मिला-जुला निकल कर के आएगा। धन्यवाद भाइयों, बहनों और किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। किताबों का नाम लिया है सुषमा जी ने और बहुत सी किताबें हैं। एक किताब हमारे सामने आई थी सीक्रेट करके और उसका हिंदी भी है रहस्य और आकर्षण के नाम से। बहुत सारी किताबें हैं, ढेर सारी भरी पड़ी है। जाना चाहें तो आप जा सकते हैं उस तरीके से। और हमारी जो स्मृतियाँ हैं पास्ट लाइफ की वो सब हमारे अनकॉन्शियस में है। जो भी ध्यान में जाएँगे वो निकाल कर के ला सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, रिश्तों में जो कठिनाइयाँ हैं, रिश्तों में जो विसंगतियाँ हैं, वो कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, आप जान सकते हैं। अगर आप ध्यान करें या किसी पास्ट लाइफ रिग्रेसर के पास जा कर के पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान वहाँ पर रखा रहता है, मिलता है। कि हम इस जीवन में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों का जवाब वहाँ पर है। तो ये बातें हैं, मैं विराम देता हूँ। आगे कोई जोड़ना घटाना चाहे कर सकते खुशबू जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, जी गुड नहीं। इवनिंग सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हैं। नमस्कार, नमस्कार जी। हाँ, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं 2-3 दिन से मेरे माइंड में यही चल रहा था चेतन और अचेतन के विषय में, जो आपने काफ़ी क्लैरिटी दे दिया मुझे। लेकिन सर मेरा अपना सवाल नाम ये है बताएं प्लीज। जी, मैं खुशबू सिंह। अच्छा खुशबू सिंह, ठीक है। जी, जी, करिए सर प्रश्न मेरा करिए। हाँ जी, सर मेरा सवाल ये है कि चेतन और चित्त में क्या अंतर है? क्योंकि चेतन तो समझ में आ गया, फिर चित्त में मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। अच्छा, अच्छा, चित्त चित्त जो है वो पटल है, माने जैसे जैसे कोई चीज़ आप लिख देते हैं किसी कोई एक मन का जो पर्दा, चित्त और चित्त में बहुत फ़र्क है, आप समझिएगा। आप इसको समझ रही हैं चित्त और चित्त को? जी, आप एक शब्द है चिति, इसीलिए मुझे एक शब्द है चिति। हाँ, चिति तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, चित्त और चेतन में मुझे थोड़ा-सा हाँ, तो जानना समझिए, था। मैं इसको ये असल में ये टर्मिनोलॉजी है ना, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत करती है। यस, तो जैसे चिति, एक एक आया है, एक श्लोक है, चिति स्वतंत्रा। चिति जो है ये कॉन्शसनेस है, सुपर कॉन्शसनेस, चेतना, माने वो कॉन्शसनेस है। यहाँ हम ये चेतन अचेतन की कॉन्शियस जो हमारे साथ जुड़ी हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो चिति है, एक शब्द आया, उसको हटा दीजिए, कॉन्शियसनेस हो गई। हुँ, चिति स्वतंत्र, और वो सुपर कॉन्शियस के लिए इस्तेमाल होती है चिति। और इसीलिए जी, विज्ञान भैरव तंत्र में इसका ओ सॉरी प्रतिभिज्ञा हृदय में इसका इस्तेमाल किया, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। यानी सुपर कॉन्शियसनेस ने और जो परमात्मा है उसने इच्छा की कि विश्व का निर्माण करने के लिए, जो अपने धर्मशास्त्रों में आता भी है। तो अब सब मन है, तो मन तो एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसा हो गया जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कई तरंगे चलती होंगी, उसको चित्त बोला गया। चित्त जो है हमारा एक तरह से पटल है मन का, जिसके ऊपर वो सब कुछ चलता है। हमने अपने चित्त में धारण किया है इस चीज को, चित्त में धारण किया। तो चित्त हो गया वाइब्रेशंस को, तरंगों को जो धारण करता है। और मन एक हुँ, उसका व्यापक स्वरूप होगा। और चेतन जो आप कह रही हैं, तो चेतन तो ये हमारी हुँ, एक तरह से सजग होकर के काम करने का हुँ, एक वृत्ति है ये। और ये हुँ, हिस्सा उसी कॉन्शियसनेस का है। ये थोड़ा-सा हुँ, इसको हुँ, पकड़ना कठिन लगता है ना। तो क्योंकि चेतन हुँ, अभी जैसा हमने कहा कि जो आप
जान करके समझ करके जो कुछ काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, टहलते हैं, ये सब हम चेतन मन के का हमने इसीलिए यहाँ चेतन मन कहा है। हमने कॉन्शियसनेस उसको नहीं कहा। अगर हम खाली कॉन्शियसनेस कह देंगे तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि उसको हम समझें कैसे? क्योंकि एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जो कॉन्शियसनेस है, इट कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ विदाउट एनी फॉर्म। जब तक वो उसको रूप नहीं मिलेगा, जब तक उसको बॉडी नहीं मिलेगी, तब तक उसके एक्सप्रेशन का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमेशा उसको माध्यम चाहिए, कॉन्शियसनेस को हम्म माध्यम चाहिए। तो इसीलिए हम्म रूपों में अब हमने यहाँ चेतन मन की बात की, हमने चेतना वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मन। हमने जो मन का हिस्सा है उसको बांट रखा है कई फ्रेगमेंट्स में, कई उसके हिस्से कर रखे हैं, पर वास्तव में सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये वेस्टर्न साइकोलॉजी है। जो अभिधम्म पिटक है भगवान बुद्ध का, आप वहां चले जाएं तो पाएंगे कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने उस अभिधम्म पिटक में इतनी सारी इमोशंस का जिक्र कर रखा, इतने सारे उसके खंड-खंड कर रखे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आज ये साइकोलॉजी अभी कॉन्शियस सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है और भगवान बुद्ध 2500 साल पहले मनुष्य की सारी वृत्तियों का किस तरह व्याख्या करके चले गए। तो ये सारी बातें हैं। तो चित्त जो है वो एक पटल है, जहाँ पर हमारी हम उसको कह देते हमारे चित्त पटल पर ये चल रहा है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त पर जो चल रहा है, चित्त पर जब वाइब्रेशन होगी तभी वो चलेगा। नहीं तरंगे होंगी, शांत हो जाएंगे तो चित्त का कोई काम नहीं होगा। तो मन का वो एक क्या कहेंगे उसे, पार्ट कह देंगे, हिस्सा कहेंगे, क्या कहेंगे? और कोई बताए भाई कि चित्त का क्या हो सकता है इसके अलावा? राजीव जी आप बताइए। सर आप साइलेंट पर है। देखिए ऐसा है, चेतन का मतलब तो हो गया कॉन्शियस, जिसके बारे में हमारे हम्म अंदर अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस को हम्म एनी बसंत ने जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बोला है। और वो अटेंशन को कहती है फोकस, जहाँ हमारी चेतना जो फोकस करती है तो उसको उन्होंने अटेंशन कहा है। और जो चित्त है, चित्त का शब्द जो है उसको हम अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में लें, जैसे कि पतंजलि ने कहा है, तो हम लेंगे कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा ये आउटर मोस्ट व्हीकल है, इसकी एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी को छोड़कर जो कुछ भी हम समझते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ के बारे में भी हम कॉन्शियस हैं, उसको हम कहते हैं चित्त। सिर्फ ये एक प्रैक्टिकल पकड़ के लिए, बाकी तो स्कॉलरली हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि हमारे शरीर और मन, हम तो यही जानते हैं अपने आप को, शरीर और मन, मन के अंदर हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं। तो हमारा चित्त क्या हुआ, जो कुछ भी हमारे अंदर है इंटरनल, बॉडी को छोड़ के, जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है और हायर मेंटल पे आता है, तो हायर मेंटल का पार्ट भी उसके चित्त का पार्ट हो जाता है, कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाता है। फिर वो बुद्धिक में आता है तो वो भी पार्ट हो जाता है। तो पतंजलि ने ऐसे बोला है कि जो आपकी चित्त है, यानी आप जिसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, जान सकते हैं, बॉडी को छोड़ के, शरीर को छोड़ के, फिजिकल बॉडी को छोड़ के, वो आपका जो, जैसे आपने बोला पर्दा है, जो हमारे अंदर का ये जो एरिया है जिसको हम जान सकते हैं, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आए, वृत्ति आए, डिस्टर्बेंस आए, उसको उन्होंने बोला है चित्त में वृत्ति। इसलिए जो चित्त है वो धीरे धीरे जैसे समाधि होती जाएगी, इसके भी एक्सपेंशन होता जाएगा। अब आई बात चेतन की। चेतन मीन्स कॉन्शियस। हम जब कॉन्शियस हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमारे हमारे को उसका मालूम पड़ता है। अब अगर मैं बहुत अच्छी कोई किताब पढ़ रहा हूँ और मेरे आसपास बहुत सारी तरंगे चल रही हैं, कोई गाना बज रहा है, कोई लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, तो मेरे चेतना के अंदर वो लोग नहीं हैं। तो इस तरीके से कुछ सटल जो हैं, सिंपल तरीके से अगर हम समझें खुशबू जी, तो ये कुछ वेरिएशंस हैं। मेडिटेटर के लिए तो जी बहुत सिंपल है, जो मेडिटेशन करना चाहता है, स्कॉलरली बनना चाहता है, डीप में जाना चाहता है, वो उसकी मर्ज़ी है। मगर जो मेडिटेशन सिंपल
तरीके से करना चाहता है उसके लिए बहुत सिंपल है। और वो एनी बसंत ने स्टडी इन कॉन्शियसनेस के अंदर कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसको उन्होंने फिर कॉन्शियस जो जो पार्ट हमने अभी बात करी चेतन, फिर उन्होंने सब कॉन्शियसनेस और फिर सुपर कॉन्शियसनेस की बात करी और फिर अटेंशन की बात करी है। तो वो कहती हैं सेल्फ कॉन्शियस वो है जो अपने फिजिकल ब्रेन से जब एक्ट कर रहा है, जान रहा है चीज़ों को, इसको उन्होंने वेकिंग कॉन्शियसनेस कहा है। और यही वेकिंग कॉन्शियस में हम लोग सेल्फ कॉन्शियस हैं। तो दोनों करीबन एक तरीके से प्रायवाची हैं। उन्होंने सब कॉन्शियस को ये बोला है कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हमारा, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो पहले हमारे कॉन्शियस वेकिंग कॉन्शियसनेस में कंट्रोल में होता था पुराने टाइम में, पहले की जातियों में। वो धीरे धीरे अब जो है इंटरनलाइज हो गया, अब हमारे वो ऑटोमेटिक हो गया है। तो उन्होंने बोला वो सब जैसे हमारी ब्रीदिंग है, हमारी हार्ट बीट्स हैं, ये सब जो हैं अब हमारे हाथ में नहीं है, अब ये सब कॉन्शियस हो गई। तो एक तो सब कॉन्शियस उन्होंने ये बोली बात। दूसरी बात उन्होंने बोली सब कॉन्शियस में कि हमारी जितनी भी सिंपैथेटिक सिस्टम है इसके अंदर जितने भी पुराने जन्म हुए हैं और इस जन्म के भी जितना भी इम्प्रेशंस हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो कि फिजिकल परमानेंट एटम से वो आते हैं। जब कोई स्टिमुलेशन बाहर से होती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं इतने कि वो हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, वेकिंग कॉन्शियसनेस में। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे क्योंकि बहुत जन्मों में हमने जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं प्यार की, हमारी सेल्फ सर्वाइवल की, बहुत सारी जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं वो भी सब कॉन्शियसनेस का पार्ट है। ये उन्होंने बोला सब कॉन्शियसनेस के बारे में। तो वो कहती है सब कॉन्शियस जो है वो हमारे जो फिजिकल बॉडी और उसके जो एटम्स हैं और जो उसके अपने फिजिकल एलिमेंटल का अपने जो एक स्वरूप है उससे रिलेटेड है। प्लस जो हमारे पुरानी जिंदगियों के अंदर जो हमने करा है वो सब उसके इंप्रेशन से हमारे अंदर कई बार वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सुपर कॉन्शियसनेस उन्होंने कहा है कि जो हम लोग अभी एस्ट्रल बॉडी के अंदर, मेंटल बॉडी के अंदर, जैसे अभी हम कॉन्शियस नहीं हैं, वो हमारे वेकिंग कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं है, हमसे परे है, अभी हम उनको डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे अभी एस्ट्रल बॉडी डेवलप हो रही है, फिर मेंटल बॉडी होगी, धीरे धीरे हम उसको अपने वेकिंग कॉन्शियसनेस में लेके आ जाएंगे। तो फिर वो पार्ट वो जो है जो अभी परे है, जो आगे है, उसको उन्होंने सुपर कॉन्शियस, इसको पढ़िएगा क्योंकि टाइम आज इतना नहीं है। अब बात आती है जो लेटेस्ट। राजीव जी, जी राजीव जी, जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ राजीव जी, मैं 2 मिनट, अभी मैंने वो खोल दिया है ये एनसाइक्लोपीडिया, इसमें 4 लाइन का दे रखा है इन्होंने, वही जो बात आप कह रहे हैं और जो हमने कही पहले। जो चित्त है वो सचित आनंद वाले में से एक चित्त है, जिसको कि एक हमारा कॉन्शियसनेस का सुपर कॉन्शियसनेस की बात है, और उसका अभी कोई स्वरूप नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता। और जैसे ही वो एक्सप्रेस होने के लिए कोई रूप में आता है, वो चाहे मिनरल हो, चाहे पशु पक्षी कुछ भी हो, तब वो धीरे धीरे करके उनके माध्यम से एक्सप्रेस होता है और इसको जीवन भी इसीलिए बोलते हैं। तो चित्त जो है इन्होंने दिया है एनसाइक्लोपीडिया में कि इट इज दी used in some yoga system as meaning mind substance, मन का एक द्रव्य है, आधार है, वही जो साइकोलॉजिकल जो रिजर्वेशंस है, जो सोच है, जो कुछ भी अंदर चल रहा है। जैसे एक उदाहरण दे, जैसे पिक्चर में, फिल्म में आप जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो पर्दे पर सामने आ रहा होता है, तो जब पर्दे पर आ रहा है तब आप उसको देख सकते हैं, और पर्दा वहां से हटा दे तब भी वो है वहां पर, लेकिन वो तब दिख नहीं रहा है। तो चित्त जो है एक तरह से पटल है सब्सटेंसेस का, जो सस्टेन करता है उसको, हमारी सारी सारी जो तरंगे हैं मन की, सस्टेन करता है। इसलिए इन्होंने इसको सीधे सीधे बोल रखा है कि एनसाइक्लोपीडिया में कि इसके यू कैन कॉल इट माइंड सब्सटेंस और चित्त। तो चित्त है ये, और चित्त जो है वो कॉन्शियसनेस है, सच्चित आनंद। थैंक यू सर। जी अब मैं एक कुछ और भी इसमें कमेंट करना चाह रहा था। सर, हाँ, जो करिए। अभी न्यू एज के अंदर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आया है, जो रोंडा बायरन ने सीक्रेट जो हाँ किताब हाँ, पहली और जी जी, सीरीज है, सीक्रेट में हमें दिया हुआ है। हाँ जी, और जोसेफ मर्फी ने उनसे पहले ही काफ़ी किताबें लिखी हैं, उसका जिक्र भी करा सुषमा जी ने।
और साथ ही साथ बहुत सारा लिटरेचर आया है कि हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल थ्योरी कह सकते हैं, कि जो जी यूनिवर्स जी है हमें देने के लिए तैयार है जो हम चाहते हैं। जी जो डिस्पेंसा ने बहुत काम करा है, और जो डिस्पेंसा की कई किताबें हैं जिसके अंदर उन्होंने तरीके बताए हैं, और कि किस तरीके से हम एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एक और शक्ति गुएन नाम की लेडी हैं, उन्होंने भी किताबें लिखी हैं कि हम किस तरीके से जो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसको हम इस्तेमाल करें, ये जो मेंटल फोर्सेस हैं इनको लेके। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम करा है और बताया है हमारे को। जो अफर्मेशंस हैं और जो हिप्नोसिस के द्वारा भी हम लोग अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। आपने पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस का भी सुना होगा कि हिप्नोसिस में एक सजेशन दिया जाता है व्यक्ति को कि अब आप जो है, जब भी आप एक शब्द सुनेंगे, वो शब्द उसके मन में डाल दिया जाता है। मान लीजिए शब्द है हेलो, जब भी आप हेलो सुनोगे आप अपना कान खुजाओगे, और उसके बाद उसको हिप्नोसिस से बाहर ले आते हैं और वो नॉर्मल हो गया, अपने वेकिंग कॉन्शियसनेस में आ गया वो व्यक्ति। अब जब उसको हेलो बोला जाएगा तो वो बिना उसको पता भी नहीं वो अपना कान खुजाएगा। ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं। अब हम क्योंकि थियोसफिकल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमारे को नॉलेज तो होनी चाहिए कि साइंस में क्या हो रहा है, साइकोलॉजी में क्या हो रहा है। और साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट सिर्फ माइंड तक का है, उसके आगे वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे जो एनी बेसेंट ने किताब लिखी, स्टडी इन कॉन्शियसनेस, क्योंकि उन्होंने लिखी है और वो एक टाइप की इंट्रोडक्टरी किताब है, हमें उसका अध्ययन गहराई में करना चाहिए। उसी के बिल्कुल अंदर वो बताती हैं कि जो चैप्टर है इसके अंदर कॉन्शियसनेस के ऊपर, कि किस तरीके से हम अपने वेकिंग कॉन्शियसनेस को और सुपर कॉन्शियसनेस को कैसे हम मिला सकते हैं, जो कि अभी बात करी थी ध्यान और उसके बारे में। तो ये हमारे को क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें किस तरीके से चीज़ों को हमें लेके आना है। काफ़ी हद तक आज जो चर्चाएं हुई हैं वो उसके अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं रही होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हम इन चीज़ों को ध्यान से अध्ययन करके और क्लियर करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूनिवर्सल थ्योरी क्या, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमारे थियोसफिकल लिटरेचर में नहीं है। एचपीबी ने एक जगह पे बोला है कि जो हम इंटेंसली डिज़ायर करते हैं उसको हम पा सकते हैं, मगर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम जो चाहते हैं पाना, और जो यूनिवर्स की जो अपनी यूनिवर्स कहें या दुनिया कहें, उसके अंदर जो फोर्सेस चल रही हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत सारे हैं जो फोर्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा, और हमारा भी पीछे कर्म भी चल रहा है। तो वो सबका मिला जुला रिजल्ट ही हमें मिलता है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा होगा, और हम कई बारी एक इच्छा रखते हैं तो हो जाती है। तो इसलिए हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है कि कई बारी प्रेयर करने वाले की भी प्रेयर पूरी हो जाती है, चाहे वो फ्यूचर टेंस में कर रहा हो। जैसे कि कोई अपने बच्चा जो बीमार है तो भगवान से कहते हैं मेरे बच्चे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, मैंने ये चढ़ावा चढ़ाना है। कई बारी वो बच्चा ठीक हो जाता है। बहुत सारे इसमें नुआंसेस हैं, बहुत सारे इसमें तल हैं, बहुत सारे शायद इसके अंदर अलग अलग रीजंस होंगे किसी चीज़ के होने के या किसी चीज़ के ना होने के। तो हम उस सबको जो है हम देख सकते हैं और उसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं। पांडे जी ने हमारे को इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा, दोबारा इसको लेके आए हैं ऊपर, ताकि हम इस पर सोचें। तो इसका हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पांडे जी। अभी कोई और व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहता है? मेरे ख्याल से नवीन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर सर मुझे एक जिज्ञासा बस एक आ रहा है, वो क्लियर करना चाह रहा हूँ पांडे जी से। जी जी क्या जो अभी जो सर ने बताया कि 90% जो वो है हो जाता है 10% पे, तो मेरा जो एक आ रहा है जिज्ञासा बस प्रश्न, वैसे तो सब क्लियर हो गया है, लेकिन क्या अज्ञानता, जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अज्ञानता जरूरी है? जैसे कि यह मेरा एक शब्द है तपस, तो शांति और आनंद के द्वारा ही उस तक पहुंचा जा सकता है जो अनकॉन्शियस माइंड है। ये तपस से क्या मतलब है? तपस मतलब समुत्सुकता त्याग करके ही। क्या त्याग है?
ध्यान ये देखिए, ये शब्दावलियां हैं और इन सब चीजों से। ध्यान के माध्यम से। हाँ, नहीं, ध्यान तो एक अलग चीज हो गई। ध्यान तो आप आराम से बैठे कैसे, लेकिन जब तपस कहते हैं तो क्या कहते हैं, तपस का अर्थ क्या हो रहा है? वो आंतरिक बातें कठोर नहीं उसमें। कोई। हाँ हाँ, क्लियर होना चाहिए ना, हर चीज क्लियर होनी चाहिए तो आप समझेंगे चीज को। तपस का आ- जनरली हम लोग ये लगाते जी हैं जी, कि कोई। आध्यात्मिक मार्ग में। जी, आपकी आवाज कट रही है नवीन जी। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ, तो आप मैं जी आपकी जी, बात हाँ को बताएं अगर सर। समझ गया हूँ तो बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जब तपस जी कहना चाहते हैं तो आपको, हो सकता है, मेरी अपनी वो सोच है, ये लगता है कि जितना कठिन परिश्रम करेंगे, शायद हो सकता है कि नदी में खड़े होकर के एक टांग पर कुछ तपस्या करेंगे, कोई मंत्र करेंगे या कुछ भी करेंगे, जिसे तपस कहने से पहली बार में अगर सामने किसी को तप बोल दो तो एक बहुत बड़ा वो आ जाता है कि अरे भैया तप कौन करेगा। लेकिन यहाँ राजयोग में तप का अर्थ जी बिल्कुल डिफरेंट है। न तो पानी में खड़ा होना, न आग चारों तरफ जला करके बैठना है, और न उस तरह से आना है जो हमारे उसमें दर्ज है, इसलिए कि थियोसॉफी में हम राजयोगी हैं। राजयोगी का सेंस हो गया कि हमको अपने मन को शुद्ध करना है, साफ करना है, हठ योग की परंपरा में नहीं जाना है, प्राणायाम नहीं करना, ये सब करके किसी तरह से हठ बाधिता में या उस तरह का। हालांकि हठ योग का मतलब भी अलग है, डिफरेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या है फिर। तो तप का कोई अर्थ नहीं रह गया यहाँ पर। और तप कहते हैं कि जैसे हमें लोभ जागा, अब समझिए आप, लोभ जागा किसी चीज का, जी या इससे भी कठिन द्वेष है किसी से, मेरा किसी से बहुत विद्वेष है, घृणा है किसी के ऊपर। तो इस घृणा को दूर करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। ये है तपस। जब आप सक्सेस हो जाते हैं घृणा को, और उसमें जैसे अभी राजीव जी ने बताया कि टू अवेयरनेस जो है, जागरूक बने रहना। अगर हम जागरूक हो गए हैं कि हमें इस घृणा हमारे लिए, ये जीवन में हमारे सामंजस्य लाने के लिए ये एक ऐसा वो है, तत्व है जिसे जाना चाहिए, लोभ को जाना चाहिए। तो जब आप ये आ जाता है कि इसे जाना चाहिए, तो अब आप देखेंगे कि बहुत कठिन होता है इन सब चीजों को बाहर निकालना। हमारे जो आकर्षण होते हैं उनसे दूर करना उसे, ये एक बहुत कठिन होता है। और संभवतः राजयोगी की परंपरा में इसी को तपस कहा जाता है। जब अपनी सारी, जैसे स्वाद पर विजय पाना, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर हो रही है तो आपको शुगर नहीं खानी, मीठा नहीं खाना है। अब मीठा नहीं खाना है और न खाने में एक बहुत बड़ी तपस्या है, ये समझ रहे हैं आप, ये है तपस्या। तो किसी चीज को, कोई भी नेगेटिव जी चीज है उसको अपने जीवन से निष्कासित करना है, हटाना है, अपने लोभ को, आकर्षण को, द्वेष को, भय को, उसको कहते हैं तपस्या। ये तपस है, मन का शुद्धिकरण तपस है। क्योंकि ये प्रवृत्तियां हमने पाल रखी हैं, बना रखी हैं, ले आए हैं, तो इनको निकालना कठिनाई है। मन निकलने नहीं देता है, उसको पाल करके रखना चाहता है। तो जब हम इस तपस्या में सक्सेस हो जाते हैं, तो जो बात अभी आपने कही है ना, वो फिर सब पूर्ण होने लगती है। और अभी राजीव जी ने एक बात कही, प्रार्थना वाली। प्रार्थना शब्द में कोई किसी पिता, कोई माँ उसके लिए प्रार्थना करती है तो एक ऐसे मन से करती, कुछ करती है, लेकिन दोनों बातें इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। उसके अपने कर्म भी इन्वॉल्व हैं। जगत माता सारी स्त्री प्रजाति को, पूरे विश्व भर को, उसको अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संरक्षण प्रदान करती हैं। और विशेषकर जब वो अ, उसका प्रजनन का समय होता है, कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो बहुत स्ट्रांग उनका संरक्षण आता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर स्त्री का कर्मा क्या है, उस कर्म के अनुसार ही उसको वो दे पाती है। तो यानी जो ग्रेस भी है, जो कृपा भी है, हमारे अपनी शुद्धि पर, हम कितना शुद्ध हो गए हैं, कितनी सब चीजों से बाहर निकल गए हैं, उतनी ही मात्रा में ये ग्रेस अपने आप आती है। इसको कोई न मांग कर ले सकता है और न कोई दे सकता है। वही पात्र वाली बात फिर आ गई।
कि अगर हमारे पात्र में, कमंडल में कुछ भरा हुआ है, साफ नहीं है, गंदा कमंडल है, तो जो खीर आपको मिलेगी कहीं से, तो वो खीर भी अपने आप गंदी हो जाएगी। इसलिए जो महात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो गंदे पात्रों में अपनी कोई ग्रेस व्रेस आती नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हायर लेवल की जो तरंगे हैं, उच्च स्तर की जो तरंगे हैं, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, वो तरंगे हमारे कोर्स तरंगों में उतर नहीं सकती हैं। अगर हमारा भौतिक शरीर, हमारा कामना शरीर और मनस शरीर में अभी तमाम त्रुटियां हैं, तमाम इम्प्योरिटीज हैं, तो शुद्ध जो चेतना है उतरने का, चेतना नहीं कहेंगे, जिसे आप ग्रेस कहते हैं, वो उतरने में उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए ये बात हमेशा समझें कि तपस्या सिर्फ वो है कि जब हम ये शारीरिक और ये सब न करके अपने मन से तमाम चीज़ों को निकालने का प्रयास करते हैं और कठिनाइयों को हटाने का प्रयास करते हैं, तब हमको लगता है कि हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। धन्यवाद नवीन जी। कोई और बंधु कुछ ऐड करना चाहेंगे या सवाल धन्यवाद पूछना चाहेंगे? थैंक यू नवीन जी, सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। गौतम जी नमस्कार। धन्यवाद। थैंक्स सर। थैंक यू। ठीक है राजीव जी, हाँ, करिए फिर पांडे जी आपका समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, आज थैंक यू। काफी मैटर मिल गया। जी जी जी, माथुर जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए माथुर जी। माथुर जी हाँ बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो इसके अंदर बहुत बहुत वैसे ही लेट हो गया अपार है, अपार मगर समुद्र है, काफी ये कुछ समुद्र है। सीखने को मिला। हाँ, ये अपार है और सबकॉन्शियस माइंड तो खैर है ही है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट अपने आप में। एनीवे, थैंक यू, आपने बहुत माथुर अच्छा ज्ञान माथुर जी दिया लोगों को। इसमें हम एक दिल्ली फेडरेशन अगर एक स्टडी कैंप इस पे ऑर्गेनाइज करें अगर आगे चल के, तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी हम विस्तार में डिस्कशन हो सकता है और डेप्थ में जी भी जी जो है इसमें काम करा जा सकता है। ठीक बात, देख लो पांडे जी, आप अगर क्या नाम है इसको करेंगे बात, पांडे जी से अभी करेंगे। आओगे तो फिर अप्रैल में रख लो, ठीक है, जी ठीक है, समझे राजीव जी। ठीक है। करते अप्रैल हैं। मंथ में देखे सोचे, क्योंकि आपको बता दें राजीव जी, वो वहाँ माथुर साहब हम्म, 3 तारीख की डेट डिसाइड हो गई है। अच्छा, 3। मतलब 2 को आगमन। हेलो, हाँ हाँ, जी, 3, 4, 5, 6, ये आप 7। 3, 4, 5, 6, अच्छा, ग्वाली की बात कर रहे हो आप? जी ठीक है, जी, आप चाहे अप्रैल में रख लीजिए, अप्रैल में कम रहेगा, ठंडा भी, मतलब उतना अब गर्मी नहीं रहेगी। ठीक, ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर। ठीक है, ठीक, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से पांडे जी का, एस के पांडे जी का, और आप सबका जो जुड़े रहे इतनी देर तक। अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबको, और चर्चा में भाग लेने के लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी समय तक हम लोग, हाँ चलिए ठीक, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।